हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एवरीवन वंस अगेन। आज मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा आरटी, राइट टू एजुकेशन। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में, ठीक है। अब ये जो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान में एक अमेंडमेंट हुई थी 86वें संशोधन के अंतर्गत, जो ये राइट टू एजुकेशन है वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो शामिल किया गया है। अब इसके अंदर अलग अलग आर्टिकल हैं। जो आर्टिकल 21A है वो ये कहता है कि राइट टू एजुकेशन हर एक बच्चे का, 6 से 14 साल के बच्चे के लिए एक फंडामेंटल मौलिक अधिकार है। हर एक बच्चे का, उसको कोई नहीं छीन सकता उससे, ठीक है। दूसरा एक और आर्टिकल ऐड हुआ 45(4), वो ईसीसी होती है बाल्यावस्था, पूर्व अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। ईसीसी जो जन्म से लेके 0 से 6 वर्ष तक जो बच्चे की शिक्षा है, देखभाल है, उसके बारे में बात करती है। तो उसके बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 45। उसके बाद आर्टिकल 51, ये हमारा क्या बन गया? एक 11वां फंडामेंटल ड्यूटी बन गई, हमारा मौलिक कर्तव्य। क्या कर्तव्य बन गया? ये माता पिता के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि हर एक पेरेंट्स की ये ड्यूटी है, उनका ये मौलिक कर्तव्य है, उनको ये काम करना ही करना है। क्या काम करना है? अपने 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा दिलाना है, उनको पढ़ाना है। ये हर एक पेरेंट्स का कर्तव्य है, ठीक है। अब देखिए, पहले राइट टू एजुकेशन पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या क्या बातें हमें कही गई हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, ये जो अधिनियम है ये आया था 12 अगस्त 2009 को, और ये 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था स्कूलों में, ठीक है। क्योंकि अप्रैल में हमारा नया सेशन शुरू होता है, तो ये अप्रैल से ही लागू किया गया था, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि ये अधिनियम जो है भारत के हर एक राज्य में लागू होगा। संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के। ये जो लेटर है ये आप देख पा रहे हो, ये लेटर ओरिजिनल लेटर है, जो उसका जो गैजेट आया था ना, जिसके अंदर ये इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया था, वही है ये, ठीक है। जहाँ पे हमें बताया गया था जो कि इस चाइल्ड आरटी एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के बाकी सारे राज्यों में था। इसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स हैं, अध्याय है। जो पहला अध्याय है उसके अंदर डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई हैं हमें। उसके अंदर बताया गया है डेफिनेशंस, मतलब कि इस ये जो गैजेट है, जो लेटर है, उसके अंदर हम इस शब्द का क्या मतलब रहेगा, इस शब्द का क्या मतलब। जैसे समुचित सरकार से मतलब क्या है? केंद्र सरकार या उस राज्य की सरकार, इस तरह से, ठीक है। अलग अलग तरह की परिभाषाएं दी गई हैं। दूसरी बात, ये जो अधिनियम है, ये जो मदरसे हैं, वैदिक पाठशाला है, और जहाँ पे धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती है, वहाँ पे जो है ये आरटी एक्ट लागू नहीं होता है। आपसे पूछे कि कहाँ पे नहीं होता है, तो आप याद रखेंगे जो भी ये जहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जाती है, मदरसे हैं, वैदिक पाठशाला हैं, तो वहाँ पे जो है गुरुकुल्स हैं, आश्रम है, वहाँ पे जो आरटी एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, वो लागू नहीं है, ठीक है। अब इसका जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 हर एक क्या कहता है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार के बारे में बताता है कि ये अधिकार क्या है। ये अधिकार क्या है? ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा का मतलब है कक्षा 1 से कक्षा 8 तक, क्लास 1 से क्लास 8 तक पढ़ने का अधिकार है। हम किसी भी बच्चे को लिंग, जाति, धर्म, कास्ट, किसी भी तरह से, किसी भी वजह से उसको स्कूल में एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते। ये देखो, उसके अंदर कुछ मेन पॉइंट है। अब उसको जो एडमिशन है वो उसकी आयु के अनुसार, यानी एज अप्रोप्रिएट क्लास में एडमिशन देना पड़ेगा। एज अप्रोप्रिएट क्लास का मतलब क्या है? अगर कोई बच्चा हो गया, 1 सेकेंड, अगर कोई बच्चा 7 वर्ष का है तो 7 साल का बच्चा 2nd क्लास में होना चाहिए। अब वो तब हमारे पास एडमिशन लेने आ रहा है, यानी उसने फर्स्ट क्लास नहीं की, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि तुम फर्स्ट क्लास में जाके बैठो, तुमने पहले फर्स्ट क्लास नहीं की। नहीं, अगर वो आयु के अनुसार 7 वर्ष का बच्चा जो है 2nd क्लास में आना चाहिए, तो वो बच्चा 2nd क्लास में ही उसको एडमिशन देंगे।
उसको क्या करेंगे हम, कुछ आयु सीमा के अनुसार उसी क्लास में एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। और उसकी जो शिक्षा है वो भी बाकी बच्चों की तरह रहेगी, लेकिन अगर उस बच्चे को पहले का बेसिक नहीं आता तो उसको कुछ टाइम लिमिट दी जाएगी। उस टाइम लिमिट के अंदर उसको स्पेशल ट्रेनिंग देंगे ताकि वो जो फर्स्ट क्लास का बेसिक था वो सीख सके और सेकंड क्लास में बाकी बच्चों के साथ फिर शिक्षा ग्रहण कर सके, ठीक है। यानी 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी शिक्षा पूरी क्या कह रहा है कि अगर अब मान लिया इसके अनुसार तो मतलब उसकी प्राथमिक कक्षा 8 तक हमको उसको पढ़ाना ही पढ़ाना है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है ये। दूसरा, अन्य विद्यालय, मान लिया एक विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है, मान लिया क्लास 1 to 5 तक का ही स्कूल है हमारे पास, लेकिन प्राथमिक शिक्षा की बात यहाँ पे 8वीं क्लास तक की गई है, तो 6, 7, 8 क्लास नहीं है, तो वो किसी और स्कूल में भी एडमिशन लेके अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर सकता है, ठीक है। यानी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में भी बच्चे का एडमिशन किया जा सकता है अगर वहाँ पे प्राथमिक शिक्षा उसके लिए पूरी उपलब्ध नहीं है तो, ठीक है। अब जो चैप्टर 3 है वो वहाँ पे जो गवर्नमेंट और जो स्टेट अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, राज्य की जो अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, उनका क्या कार्य रहेगा, माता पिता का क्या कर्तव्य रहेंगे, ठीक है। तो सरकार क्या करेगी, सरकार ये देखेगी कि जो स्कूलों में आरटी एक्ट का जो है वो पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्कूलों के लिए कुछ नॉर्म्स, कुछ कंडीशंस बनाई गई हैं, स्कूल उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कोई स्कूल आरटी एक्ट की जो कंडीशंस है उनको सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको मान्यता नहीं दी जाएगी, उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें देखने का काम कौन करती है, जिला अधिकारी है, राज्य अधिकारी है, वो सब देखते हैं कि जो उनके एरिया में स्कूल है वो ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। समय समय पर स्कूलों का इंस्पेक्शन किया जाता है, चेक किया जाता है उनको, ठीक है। उसके अलावा और भी कंडीशन है कि जो है 25% जो बच्चे हैं पूरी क्लास स्ट्रेंथ का, यानी हर क्लास में 25% बच्चे जो हैं वो पिछड़े जो क्या बोलते हैं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए हैं, ठीक है। आर्थिक वर्ग हो, अनुसूचित जाति जनजाति, उनके लिए रिजर्व हैं ये सीटें, ठीक है। तो इन कंडीशंस का पालन हो रहा है कि नहीं, स्कूलों में उन बच्चों को एडमिशन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। ये जो 25% बच्चे होते हैं इनसे कोई फीस नहीं ली जाती है, ये फ्री पढ़ते हैं, चाहे कोई भी स्कूल हो, कितना ही बड़ा स्कूल हो, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 विद्यालय व शिक्षकों के उत्तरदायित्व की बात करता है कि उनकी क्या क्या जिम्मेवारी रहेंगी इस आरटी एक्ट के अंदर। सबसे पहला कि किसी भी प्रवेश के लिए किसी प्रकार की व्यक्ति फीस या अनुवीक्षण प्रक्रिया, मतलब अनुवीक्षण प्रक्रिया है, कोई टेस्ट नहीं लेंगे हम, एडमिशन टेस्ट टाइप की कोई चीज़ नहीं रखी जाएगी कि ये बच्चा एडमिशन टेस्ट में फ़ेल हो गया तो हम उसको क्या एडमिशन नहीं देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और कोई फ़ीस भी नहीं ली जाएगी उससे, ठीक है। अगर कोई फ़ीस लेता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, और वो जुर्माना कितना हो सकता है, जितनी उसने फ़ीस ली है उससे 10 गुना तक जुर्माना किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रवेश के लिए आयु का सबूत। अगर आयु का सबूत जो है वो जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर किसी भी बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो भी उसको विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता, मतलब हम उस बच्चे को मना नहीं कर सकते, ठीक है। उसको टाइम दिया जा सकता है कि अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना के ले आओ, ठीक है। नेक्स्ट है, कोई भी बच्चा किसी भी शैक्षणिक वर्ष के आरंभ पर या उसके बीच में भी एडमिशन के लिए आपके पास आ सकता है, आपको अप्रोच कर सकता है, आप उसको एडमिशन के लिए मना नहीं करोगे। नेक्स्ट चीज़ क्या कहती है कि रोकने और मतलब उसकी पढ़ाई रोकने या उसको स्कूल से निष्कासन, मतलब डिटेंशन, नो डिटेंशन पॉलिसी है। हालांकि ये पॉलिसी में अब थोड़ा चेंज आ गया कि कोई बच्चा अगर फेल हो गया तो उसको आप स्कूल से नहीं निकाल सकते, ठीक है, या और किसी वजह से 1 से 8वीं क्लास तक तो आप बच्चे को स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जा सकता है। हर एक स्कूल को मान्यता प्राप्त अभिलेख, यानी उनके पास एफिलिएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। एफिलिएशन सर्टिफिकेट के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन जो है वो उसको सेटिस्फाई करना होगा, तभी उसको एफिलिएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। किसी को भी विद्यालय स्थापित करना है या कोई भी स्कूल चला रहा है तो उसको एफिलिएशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो उसको एफिलिएशन नहीं दिया जाएगा, और बिना
मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए। अगर कोई स्कूल चला रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है। हाँ, और अगर कोई कंडीशंस का उल्लंघन यानी उनको फॉलो नहीं करता है तो भी उसकी मान्यता जो है वो रद्द कर दी जाती है, एफिलिएशन ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है। और अगर जब किसी स्कूल की एफिलिएशन ख़त्म हो जाती है तो मतलब उसको आगे एफिलिएशन नहीं मिलती या उसको रद्द कर दिया जाता है, तो ऐसे में जो उस एरिया के अंदर आसपास में जो स्कूल होगा तो उन बच्चों को वहाँ शिफ्ट कर देती है। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि विद्यालय की एक प्रबंधन समिति होनी चाहिए, एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए। जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या करेगी, माता पिता शिक्षक वो इन सब से मिलके बनाई जाती हैं, शिक्षकों से सब मिले होते हैं उसमें। स्थानीय अधिकारी कैसे बनती है वो एक बार देख लो। देखो ये कहा क्या होता है, जो एसएमसी में 75% जो है वो कौन होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं। जो 25% है इनको भी आगे डिवाइड किया गया। 25% यानी देखो 3/4 तो पेरेंट्स होंगे 75% का मतलब। जो बाकी बच गया जो बाकी बच गए उनमें क्या होगा, 1/3 तो होते हैं टीचर। ठीक है। 1/3 होंगे कोई भी अधिकारी होता है। उसके बाद 1/3 जो होता है वो एजुकेशनलिस्ट होते हैं। ठीक है। इस टाइप से जो है वो हमारी एसएमसी बनती है। ये एसएमसी और ये सब जो पूरे 100% है उनका 50%, अगर मान लिया हमारी एसएमसी में 24 मेंबर हैं तो 24 में से 12 मेंबर जो है वो महिलाएं होनी चाहिए। 50% सदस्य स्त्रियाँ होंगी। आपसे पूछा जा सकता है कितने % मेंबर फीमेल होनी चाहिए, तो कम से कम 50% जो है वो फीमेल होनी चाहिए। अब ये एसएमसी काम क्या करती है, ये विद्यालय के जो प्लानिंग है, वर्किंग है, उसको मॉनिटर करती है। ठीक है। उसके बाद विद्यालय विकास योजना, जो स्कूल डेवलपमेंटल प्लान होते हैं उनको तैयार करने में हेल्प करती है। यानी इनके अंदर सामने जो स्कूल है वो अपना एक डेवलपमेंटल प्लान बनाता है। स्कूल डेवलपमेंटल प्लान 3 साल के लिए बनता है। ठीक है। और हाँ, ये एसएमसी हर 2 साल में रिन्यू की जाती है। मतलब हर 2 साल में इसके कुछ ना कुछ मेंबर्स चेंज किए जाते हैं। इसका रिन्यूअल होता है हर 2 साल में। जो अब बात करते हैं स्कूल डेवलपमेंटल प्लान की, ये एसडीपी जो है वो 3 वर्ष के लिए बनता है। मतलब स्कूल क्या करेगा, कुछ विज़न, अपना कुछ मिशन सेट करेगा। उस मिशन को अचीव करने के लिए वो हर साल कुछ ना कुछ प्लानिंग बनाएगा, अपने गोल सेट करेगा। ठीक है। यानी कि जो एसडीपी स्कूल डेवलपमेंटल प्लान है वो 3 वर्ष के लिए बनाया जाता है कि 3 वर्ष के अंदर इस स्कूल में हम ये चीज़ें डेवलप कर लेंगे, हमारे पास ये चीज़ें हो जाएंगी, हमारे बच्चों को ये चीज़ें आ जाएंगी, ऐसे करके। ठीक है। और वो यही देखती है, एसएमसी यही देखती है कि स्कूल अपने डेवलपमेंटल प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो जो टारगेट्स, जो गोल्स उन्होंने सेट किए हैं उनको अचीव कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। ठीक है। ये एसएमसी के मेंबर आपकी क्लास में नहीं जाएंगे, ये आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, नहीं। वो पढ़ाने का बीएड हमने किया है, डीएलएड हमने किया है, उन्होंने नहीं किया। उनका काम क्या है, उनको ये देखना है कि जो स्कूल में काम है वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो ये नहीं कहेंगे कि क्लास में बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाए, नहीं, उनको ये देखना है उनके बच्चों की पढ़ाई प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही है, किसी बच्चे को किसी प्रकार से परेशान नहीं किया जा रहा हो, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है। ये विद्यालय स्कूल विकास योजना, स्कूल डेवलपमेंटल प्लान, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद जो है इसके अंदर इसी चैप्टर 4 के अंदर एक टीचर को नियुक्त करने की, मतलब टीचर की क्या क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए एक टीचर बनने के लिए, वो सारी की सारी जो कंडीशंस है वो सब भी इसी चैप्टर में बताई गई हैं हमें। ठीक है। और उसके क्या क्या कर्तव्य हैं, मतलब उसको स्कूल में रेगुलरली आना है, टाइम पे आना है, जो सिलेबस है उसको अच्छे से पूरा करना है, टाइम लिमिट के अंदर पूरा करना है, और बच्चों को शिक्षा देने के लिए हर सार्थक प्रयास, यानी जो भी कोशिश जो कुछ भी पॉसिबल है अपनी तरफ से वो सारी चीज़ें देने की कोशिश करनी है। छात्र शिक्षक अनुपात, उसके बारे में अभी हम नीचे बात करेंगे। देखो ये विद्यालय के लिए कुछ मान और मानक डिसाइड किए गए हैं, कुछ नॉर्म्स रेगुलेशंस डिसाइड की गई हैं। क्या कहता है ये, कक्षा 1 to 5, अगर आपके पास 60 बच्चे हैं तो आप 2 टीचर रखोगे। ये नहीं है कि जब 60 बच्चे हो जाएंगे तो दो टीचर रखेंगे, नहीं। अगर आपकी क्लास में 2 स्टूडेंट भी है ना
तो भी आपको, आपके पास 4 स्टूडेंट हैं तो भी आपको क्या करने पड़ेंगे, 2 टीचर तो रखने ही रखने होंगे। अब अगर आपके पास 61 से 90 तक हो गए तो आप तीन टीचर रखोगे, यानी यहाँ पे स्टूडेंट टीचर रेशो 1:30 रहेगा, यानी 30 बच्चों पे एक टीचर होगा हमारे पास। ये काम चलेगा यहाँ तक। जैसे ही 200, यानी 200 बच्चों पे कितने टीचर आ जाएंगे, अब हमारे 5 टीचर आ जाएंगे, मतलब 200। अब हमारा जो रेशो है वो कितना हो जाएगा, वह 1:40। लेकिन हम इस 40 से एक्सटेंड नहीं करेंगे, ये कह रहा है 40 तक कर लो, लेकिन 40 से एक्सटेंड नहीं होगा, 40 से एक्सटेंड नहीं होगा, आगे और टीचर रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यानी यहाँ पे जब 200 बच्चे हो जाएंगे तो हम 40 बच्चों पे एक टीचर रख सकते हैं, और साथ में एक क्या होगा, जब 150, ये पूछा जा सकता है कि एचएम कब रखना होता है। अगर आपके स्कूल में 150 बच्चे हैं, 150 से अधिक बच्चे हैं, मान लिया 152 बच्चे हैं, तो आपके पास 5 टीचर होने चाहिए और एक एचएम होना चाहिए, ठीक है। और 200 से अधिक, वही अब फिर यही चलेगा 1:40, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, यानी हर 40 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब कक्षा 6ठी से कक्षा 8वीं के लिए क्या कह रहा है, कक्षा 6ठी से 8वीं के लिए कह रहा है कि हर एक कक्षा के प्रति एक शिक्षक होना चाहिए और हर सब्जेक्ट का एक टीचर होना चाहिए। जैसे विज्ञान गणित, प्रत्येक कम से कम एक शिक्षक हो हर विषय का, ठीक है। एक साइंस और मैथ का एक हो, मतलब एक से काम चल जाएगा, दोनों एक जन दोनों पढ़ा सकता है यहाँ पे। इसके लिए अलग चाहिए, भाषा के लिए जो भी भाषा वहाँ पे पढ़ाई जा रही है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, तो हर एक भाषा के लिए हमें एटलीस्ट एक टीचर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो टीचर स्टूडेंट रेशो होता है वो 1:35 होता है, यानी 35 बच्चों पे हमें एक अध्यापक चाहिए। ये पेज बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी एचएम जो एलडीसी एग्ज़ाम हुए थे उनमें। अब ये कह रहा है जहाँ पे 100 से अधिक, जहाँ पे 100 से ज़्यादा बच्चे हो गए 6 to 8 में, वहाँ पे अब आपको एक प्रधान अध्यापक रखना होगा, ठीक है। जैसे वहाँ पे एचएम है, यहाँ पे एक प्रधान अध्यापक या प्रिंसिपल ऐसे करके कुछ रखना होगा। कला शिक्षा अध्यापक, और ये जो सब्जेक्ट्स हैं एक्स्ट्रा जो है, इन सब के लिए आप जो है आंशिक यानी थोड़े अंशकालीन, टेम्परेरी, थोड़े टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर्स रख सकते हो। अब उसके बाद स्कूल की बिल्डिंग में क्या कह रहा है कि हर एक क्लास के लिए कम से कम एक कक्षा के लिए एक कमरा होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है ये भंडारण और ये सब जो है प्रधान अध्यापक कक्ष यानी प्रिंसिपल रूम या एचएम रूम, ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। बाधा मुक्त पहुंच, मतलब जो है वो आप इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर देखेंगे कि बच्चों को जो भी फिज़िकली चैलेंज्ड बच्चे हैं, स्पेशली चैलेंज बच्चे हैं, वो बच्चे भी क्लासरूम तक पहुंच पाए, या आपका स्कूल ऐसे एरिया में होना चाहिए जहां पे हर कोई बच्चा पहुंच सके। लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट्स होने चाहिए, और हर एक बच्चे के लिए, ये देखो आरटीई एक्ट में भी लिखा गया है, पेयजल सुविधा, पर्याप्त पेयजल सुविधा होनी चाहिए हर बच्चों के लिए। जहाँ कहीं केवी में तो मिड डे मील नहीं तैयार किया जाता, तो जहाँ कहीं भी मिड डे मील का प्रावधान है, सरकारी स्कूलों में होता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो उनके लिए एक रसोई घर होना चाहिए और खेल का मैदान होना चाहिए। आगे देखो, और जो विद्यालय की बाउंड्री है वो अच्छी होनी चाहिए, नहीं टूटी फूटी दीवार पड़ी है, कोई जब चाहे दीवार कूद के आ रहा है जा रहा है, नहीं। जो बाउंड्री है या बाड़ है वो अच्छे से होनी चाहिए उसकी। अब ये है टाइम कि कक्षा 1 से 5वीं के लिए एक साल में 200 दिन स्कूल लगना चाहिए, 200 वर्किंग डेज होने चाहिए कक्षा 1 to 5 के लिए। कक्षा 6 to 8 के लिए 220 वर्किंग डेज होने चाहिए, ठीक है। और अब इसको घंटे में बात करें तो एक साल में 800 घंटे वर्किंग आवर्स, टीचिंग सिर्फ शैक्षणिक वर्ष के शिक्षण घंटे, टीचिंग आवर्स बोला है। अब देखो आप इस हिसाब से देखो तो 200 घंटे, 200 वर्किंग डेज हो गए और 800 घंटे हो गए, मतलब हर दिन कितने घंटे काम किया हमने, 4 घंटे जो है वो टीचिंग होने चाहिए। अब बच्चा तो स्कूल में हमारे पास 6-6.5 घंटे रहता है ना, तो ये नहीं कि हम पूरे 6 घंटे उनको पढ़ाएंगे, नहीं, एक दिन में मैक्सिमम टाइम लिमिट स्टडी की, टीचिंग की कितनी है, 4 घंटे। उसके अलावा 2 घंटे जो है उनके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए होते हैं, ठीक है। और 6ठी से 8वीं तक के लिए ये 1000 आवर्स हो जाते हैं। उसके बाद टीचर्स की बात आती है, ये वाला क्वेश्चन एचएम के एग्ज़ाम में पूछा गया था अभी जो हुआ था,
कि एक सप्ताह में, एक वीक के अंदर जो टीचर है उसको 45 आवर्स काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 45 6 पॉइंट समथिंग आवर्स बनता है। इतने आवर्स जो है वो आपको डेली काम करना होता है। 6 घंटे 40 मिनट करके कुछ ऐसे करके आएगा, 40 या 45 मिनट। तो इतने आवर्स पर डे के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। उसके अंदर आपकी प्लानिंग भी शामिल है। ये नहीं कि सिर्फ इतने घंटे आपको टीचिंग ही करनी है, नहीं, इसके साथ आपकी तैयारी के घंटे भी हैं, ठीक है। प्रिपरेशन, नेक्स्ट डे का प्लानिंग कर सकते हो आप, नोटबुक्स चेक कर सकते हो, कोई भी प्रिपरेशन वर्क कर सकते हो अपना, ठीक है। दूसरा, प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय, लाइब्रेरी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। और उस लाइब्रेरी के अंदर आपको बच्चों के लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सब लाने हैं। और खेल की सामग्री भी होनी चाहिए, बच्चों को गेम पीरियड्स भी देने हैं आपको, और उनके लिए खेल का जो सामान है वो भी अवेलेबल होना चाहिए। अब क्या होता है, हमारे आरटी एक्ट जो है ये, इसके अंदर टाइम टाइम पे चेंजेस होते रहते हैं। अब देखो, अभी ये रिसेंट में ही चेंज हुआ है, तो आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में 21 सितंबर 2022 को आप सब ने एक नोटिस पढ़ा होगा। ये आया था कि हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर, एक विशेष अध्यापक होना चाहिए, जो स्पेशली चाइल्ड स्टूडेंट्स के लिए होता है, स्पेशली चाइल्ड के लिए होता है, जो स्पेशल चाइल्ड्स के लिए। तो उसके लिए एक रेशो डिसाइड किया गया है कि अगर कक्षा 1 से 5वीं तक आपके पास 10 ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं तो आपको एक टीचर रखना पड़ेगा। यानी आपसे पूछे स्पेशली चाइल्ड का रेशो क्या है, चाइल्ड टीचर रेशो, तो 1:10 है, क्लास 1 to 5। उसके बाद 6ठी से 8वीं तक जो है वो 1:15 है। अब ये एक बात और कह रहा है कि अगर आपके पास जो है अभी सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास टीचर जो विशेष शिक्षा शिक्षक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, अगर उस एरिया में, तो एक टीचर, अगर 5 किलोमीटर की दूरी के अंदर 2 स्कूल हैं तो वो एक ही टीचर दोनों स्कूलों के साथ कोलैबोरेशन कर सकता है। वो टाइम लिमिट डिसाइड कर सकता है कि भाई मैं 3 घंटे यहाँ जाऊँगा और 3 घंटे यहाँ, ऐसे करके 2 स्कूल्स कोलैबोरेशन करके एक टीचर अरेंज कर सकते हैं। कौन सी क्लास के लिए? 6ठी से 8वीं के लिए, ठीक है। और यहाँ पे 15 दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक चाहिए। यानी यहाँ पे चाइल्ड स्टूडेंट रेशो 1:15 है और कक्षा 1 से 5 तक 1:10 है, ठीक है। ये अभी अभी आया इसलिए थोड़ा याद रखेंगे। 1 सितंबर 2022 को ये हमारे उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है आरटी एक्ट के अंदर। अब उसके बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है, ये 24 नवंबर 2020 को हुआ था। पॉलिसी ऑन स्कूल बैग, आपसे पूछ सकते हैं पॉलिसी ऑन स्कूल बैग आरटी एक्ट के अंदर कब ऐड हुई? तो ये ऐड हुई थी 24 नवंबर 2020 को। क्या हुआ, एक सर्वे हुआ, उसके अंदर ये देखा गया कि बच्चों के स्कूल का बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस बर्डन को, यानी बच्चे क्या करते हैं कई बार, अब कई स्कूलों में तो सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि बच्चों का बैग इतना हैवी हो जाता है, और कई जो है बच्चों को भी शौक हो जाता है, कुछ वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी डाल लेते हैं बैगों में, ठीक है। तो वो बैग के बर्डन को कम कैसे किया जाए, तो उसके लिए ये पॉलिसी आई है, पॉलिसी ऑन स्कूल बैग्स। तो वो क्या क्या सजेशन देती है हमें, वो देखेंगे हम। देखो, ये जो प्रॉब्लम्स हैं हैवी बैग के लिए, ये कई स्कूलों में, ये पहले उन्होंने देखा, स्टडी किया, कई स्कूलों से पता किया, तो कई स्कूल्स जो हैं वो ये प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं। इसमें से कई प्रैक्टिसेस हम भी हमारे स्कूल में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला तो बच्चों को अनाउंस करना है भाई कि आपको हल्का बैग लाना है। अननेसेसरी चीज़ें, जैसे ट्यूशन जा रहा है, जो कि गलत, वैसे तो ट्यूशन जाना ही गलत होता है, पर अगर बच्चे पेरेंट्स भेज रहे हैं तो कई बच्चे क्या करेंगे, वो ट्यूशन्स की नोटबुक्स, वहाँ पे जो काम कराया जाता है वो नोटबुक भी बैग में घुसा लाते हैं। दूसरा, आप एक्स्ट्रा मैगज़ीन पड़ी हैं घर में, वो घुसा लाएंगे। ऐसे करके वो बहुत सारे, कई बच्चे तो टॉयज़ डाल लाते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं वो टॉयज़ डाल लाएंगे अपने, ठीक है। तो ऐसे करके जो है वो क्या करना है, हमें बच्चों को समझाना है, उनको बोलना है कि ऐसी अननेसेसरी चीज़ें जो हैं आप स्कूल बैग में ना लाओ। उसके लिए टीचर्स को क्या करना पड़ेगा, उनके बैग्स की रेगुलर चेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा जो है, स्कूल का टाइम टेबल हमें ऐसे सेट करना चाहिए कि जो है, मान लिया स्कूल सब्जेक्ट वाइज, कि पेरेंट्स को पता रहे आज इस सब्जेक्ट की क्लास होनी है तो उसका जो है वो क्या उसी की बुक दी जाए, अदरवाइज़ नहीं दी जाए, ठीक है। पेरेंट्स को भी टाइम टेबल पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाँ, ये पीयर सिटिंग नियर बाय, ये शेयरिंग क्या है, जैसे मान लिया प्राइमरी में हम 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ,
इंग्लिश, हिंदी और ईवीएस। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, दो बच्चे हमेशा साथ साथ बैठते हैं, तो ये दो बुक तुम ले आओ, ये दो बुक तुम ले आओ। तो ऐसे करके वो शेयरिंग करके दो दो बुक ला सकते हैं और फिर दोनों एक ही बुक में से पढ़ सकते हैं। तो इससे उनका बैग क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि जो बच्चों की टेक्स्ट बुक्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। भाई बच्चों के एग्ज़ाम टर्म 1 टर्म 2 ऐसे दो पार्ट्स में होते हैं ना, तो क्या कह रहा है कि टर्म 1 की बुक अलग कर दो या यूनिट वाइज अलग अलग कर दो, उनकी बुक्स के जो है वो डिवीज़न कर दिए जाएँ। तो उसी के अकॉर्डिंग टर्म 1 की बुक ले आओ, टर्म 1 और टर्म 2 ऐसे दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दो। दूसरा है, अब ये टैब्स का तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चों की कंडीशंस ऐसी होती हैं इंडिया में, पेरेंट्स नोटबुक नहीं दे पाते बच्चों को, टेक्स्ट बुक नहीं दे पाते, तो टैब तो बहुत ही दूर की बात है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, जो पेरेंट्स हैं उनको भी कंटिन्यूसली हमें इन्फॉर्म करना है कि आपको भी अपने बच्चे का बैग रेगुलरली चेक करना है कि उसके बैग में उसने क्या क्या डाल के रखा है और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसने बुक सेट की है कि वो अननेसेसरी एक्स्ट्रा बुक्स लेके जा रहा है। उसके अलावा ये कुछ जो हैं वो इस एक्ट के अंदर हमें कुछ सजेशंस दिए गए। वो क्या कह रहा है कि जो क्लास वर्क और नोटबुक्स और क्लास वर्क कॉपीज़ हैं वो आप स्कूल में ही रख लीजिए बच्चों की, ठीक है। हम लोगों ने भी ऐसे ही किया हुआ है। हम बच्चों की जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो सिर्फ सैटरडे को स्कूल घर पे देते हैं, बाकी हम 4 दिन जो हैं 5 डेज़ के लिए हम उसको अपने पास ही रखते हैं, ठीक है। क्योंकि घर पे बच्चों को टेक्स्ट बुक से ज़्यादा कुछ काम करना नहीं होता, तो वो टेक्स्ट बुक्स अपने पास ही रखी जाती हैं अलग अलग हर बच्चे की, हर सब्जेक्ट की। दूसरा है, आपके पास एक 1 नोटबुक फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, यानी हर सब्जेक्ट की एक ही नोटबुक हो। नो रेफरेंस बुक्स, कोई भी हेल्प बुक या इस टाइप का एक्स्ट्रा मटेरियल जो है बच्चा बैग में डाल डाल के ना लाए, जैसे वर्क बुक है, हेल्प बुक है, वो सब जो है वो नहीं अलाउड है स्कूल में लाना। दूसरा, टाइम टेबल जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि बच्चे को हर रोज़ अलग अलग बुक्स का नंबर आए। ये नहीं कि सारे सब्जेक्ट्स का पीरियड डेली लग रहा है, उसको डेली सारी बुक्स भर भर के बैग में लेके जानी पड़ रही है। और हमें पेरेंट्स टीचर मीटिंग के अंदर भी ये जो है इस हैवी स्कूल बैग के इशू को डिस्कस करना चाहिए, पेरेंट्स को भी बताना चाहिए। अब इसके लिए और भी सजेशन दिए गए। इसके लिए क्या किया गया, ये पॉलिसी क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर हमें होमवर्क डिसाइड करके दे दिया, नोटबुक्स बोल दी, कैसी नोटबुक्स बनवानी है, क्या करना है आपको। इसीलिए इन दोनों चीज़ों के लिए भी ये थोड़ी और इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखो अभी बताती हूँ, और सब्जेक्ट्स भी बताए हैं इन्होंने। देखो कई स्कूल्स अननेसेसरी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। क्या कहता है कि NCF 2005 में क्या कहा है, क्लास 1 और 2 में आपको सिर्फ लैंग्वेज और मैथ यही 2 चीज़ें पढ़ानी है। जबकि बहुत सारे स्कूल्स में आपने देखा होगा फर्स्ट वाले बच्चे की भी कंप्यूटर की बुक है, GK की बुक है, साइंस की बुक है, SST की बुक है, ऐसे करके दुनिया भर की बुक्स लगवा दी जाती हैं। ड्राइंग बुक है, ठीक है, आर्ट क्राफ्ट है, ऐसे करके उनके लिए दुनिया भर की मोरल वैल्यू की बुक है, पता नहीं क्या क्या बुक्स लगवा देते हैं। और वो सब से फिर उनका बैग क्या हो जाता है, भर जाता है। तो ये कहते हैं कि ये सब्जेक्ट तुम पढ़ाओ पर इनके लिए बुक्स मत लगाओ। मोरल वैल्यू के लिए बुक लगाने की क्या ज़रूरत है, कंप्यूटर है, आप प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए बच्चों को, उसके लिए टेक्स्ट बुक की क्या ज़रूरत है, आपको GK के लिए बुक की क्या ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें मना की गई हैं। आप सिर्फ फर्स्ट सेकंड में आपको यही 2 चीज़ें रखनी है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश और मैथ। उसके बाद क्लास 3 में आ जाता है, ये 2 चीज़ें तो रहेंगी, क्लास 3rd to 5th लैंग्वेज रहेगी, मैथ रहेगा और इसके साथ EVS भी आ जाएगा। ये सारी चीज़ें फिर बना की गई हैं कि आप ये सब नहीं रखोगे। देखो मैनी स्कूल ऑफर अदर सब्जेक्ट्स सच एज सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस एक्सेट्रा, वो सब अलाउड नहीं है, ठीक है। हमारा RT एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट मना करता है इसके लिए। ये सारी बातें बताई। अब जब बच्चे के पास ये सारी बुक्स नहीं लगाएंगे तो उसका आधा बैग तो वैसे ही खाली हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कहता है, हाँ ये होमवर्क के लिए गाइडलाइन बनाई गई हैं। आपको क्या करना है, स्टडी टाइम बच्चे का डिसाइड करना पड़ेगा, फेस टू फेस, यानी जो टीचर के सामने स्कूल में सेल्फ स्टडी और जो होमवर्क का है। क्या कह रहा है, देखो होमवर्क टाइम डिसाइड करके दिया गया आपको। प्राइमरी के अंदर क्या है, कह रहा है क्लास 1st to 2nd तक आपको कोई होमवर्क नहीं देना, क्लास 2nd तक नो होमवर्क।
उसके बाद कह रहा है कि जो मैक्सिमम 2 आवर्स अ वीक, यानी डेली बस 30 मिनट का ही काम देना है आपको बच्चे को, 3rd to 5th। यहाँ पे क्या किया जाएगा, 30 मिनट का काम देना है। और ये नहीं कि सारे सब्जेक्ट्स का काम दिया जा रहा है, नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे स्कूल में हमने एक प्लानिंग बना के रखा है। मंडे को कोई होमवर्क नहीं जाता बच्चों को। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, हमने ऐसे 4 सब्जेक्ट्स के 4 डे डिसाइड करके रखे हैं क्लास 3rd to 5th। ट्यूसडे को मान लिया हम लोग मैथ का होमवर्क दे देते हैं थोड़ा सा, जो 30 मिनट में हो सके। ऐसे ही वेडनेसडे को मान लिया इंग्लिश चला गया, यहाँ पे ईवीएस चला गया और यहाँ पे हिंदी। तो ऐसे करके आपको प्राइमरी में सिर्फ ऐसे ही होमवर्क देना होता है। 2 आवर्स अ वीक, एक हफ्ते में 2 घंटे का काम बस, यानी डेली आप 30 मिनट का काम दे सकते हो उसको, ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 20 मिनट, ठीक है। 30 या 20 मिनट के आसपास का काम देना होता है। जब मिडिल स्कूल में जब बच्चा चला जाएगा 6 to 8, तो आप उसको डेली 1 घंटे का, यानी हफ्ते में 6 घंटे का काम, 5 से 6 घंटे का काम दे सकते हो। यानी डेली 1 घंटा, मतलब अब जो एक सब्जेक्ट मिल रहा था अब उसको आप 2 सब्जेक्ट कर सकते हो, डेली 2 सब्जेक्ट दे सकते हो। और जब सेकेंडरी में चला जाएगा तो डेली 2 घंटे का काम दे सकते हो, मतलब अब 4 सब्जेक्ट कर सकते हो आप उसके, ठीक है। या उसके अकॉर्डिंग डिवाइड हो सकता है। अब यहाँ पे काम भी ज़्यादा दिया जाएगा तो सब्जेक्ट तो 2 ही रहेंगे, या वो टीचर्स को डिसाइड करना है। देखो ये रहा, इसके लिए टीचर्स को प्लान करना पड़ेगा एक साथ कि आज इस सब्जेक्ट का होमवर्क दिया गया है, दूसरे का ना दिया जाए। बच्चों को क्या होता है बेचारों को, अब वो 2 बजे 3 बजे तो घर पहुँचते हैं, उसके बाद उनको हर सब्जेक्ट का होमवर्क दिया जाता है और वो उसी होमवर्क को करने में लगे रहते हैं। ना उनके पास खेलने के लिए टाइम बचता है, ना एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए टाइम बचता है, ठीक है। उसके बाद नोटबुक्स क्या कह रहा है, सिर्फ क्लास 1 to 2 में होमवर्क तो देना ही नहीं है, तो सिर्फ उनकी क्लास वर्क की नोटबुक होनी चाहिए। क्लास 3rd to 5 में कह रहा है वो 2 तरह की नोटबुक लगाओ, क्लास वर्क और होमवर्क की। इसमें क्या करना है, अब बच्चे के बैग में एक दिन एक ही नोटबुक होगी। अगर क्लास वर्क की नोटबुक वो घर ले जा रहा है, पेरेंट्स देखना चाहते हैं कि क्या काम हुआ है, तो होमवर्क की नोटबुक स्कूल में रखेंगे। होमवर्क दिया है आज तो होमवर्क की नोटबुक घर जाएगी और क्लास वर्क नोटबुक वहीं पे रहेगी। सब्जेक्ट वाइज आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और 3rd to 6th में क्या कह रहा है कि आप बच्चों को नोटबुक मत बनवाओ, वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे बच्चे संभाल नहीं सकते। वो कह रहा है एक फ़ाइल बनाओ, उस फाइल के अंदर बच्चा सिस्टमेटिकली अरेंज करता रहे। 2 फाइलें बनाएं, एक होमवर्क की, एक क्लास वर्क की। जो होमवर्क मिलता है वो उस फाइल में पेजेस लगाता जाए और जो क्लास वर्क मिलता है वो इस फाइल में। फिर उन फाइल्स को कंपाइल करके वो रख ले ताकि उसके पेज जो हैं वो शीट्स हैं, वो लूज शीट्स, वो गुम ना हो, ठीक है। तो ये सब था हमारा क्या, स्कूल बैग पॉलिसी जो आई थी हमारी। उसके बाद ये एक और चेंज हुआ 2019 में, 10 जनवरी 2019 को। अभी ऊपर हमने नो डिटेंशन पॉलिसी पढ़ी थी कि हम किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये नो डिटेंशन पॉलिसी का क्या हुआ, कुछ बच्चे बेनिफिट उठाने लगे, वो उनका पढ़ाई से बिल्कुल ध्यान हट गया। उन लोगों को क्या हो गया, फेल तो तुम्हें करेंगे नहीं, स्कूल से तुम्हें निकालेंगे नहीं, तो पढ़ना क्या है। तो 8th क्लास तक आते आते वो बच्चे ऐसे नालायक हो जाते हैं, वो बुक उठा के पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये पॉलिसी आई है। अब क्या किया है, उस पॉलिसी में नो डिटेंशन वाली में थोड़ा चेंज किया गया कि जब बच्चा 5th क्लास और 8th क्लास में होगा ना, तो अगर मान लिया वो 5th क्लास के एनुअल एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, तो उसको आप 2 मंथ का टाइम दो और उसका फिर से एग्ज़ाम लो, री एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। अगर वो री एग्ज़ामिनेशन में पास हो जाता है तो उसको 6th क्लास में प्रमोट कर दो। अगर वो री एग्ज़ामिनेशन में भी फ़ेल हो गया तो आप उसके पेरेंट्स से और जो है गवर्नमेंट अथॉरिटी से जो है परमिशन लेके, अथॉरिटी जो भी है आपकी, उससे परमिशन लेके उस बच्चे को होल्ड बैक कर दो 5th क्लास में, उसको आगे मत भेजो जब तक वो बच्चा 5th क्लास पास नहीं कर सके। सेम चीज़ 8th क्लास में करनी है बच्चे के साथ। अगर वो फेल हो गया तो री एग्ज़ाम लो, री एग्ज़ाम में भी फेल हो गया तो उसको 8th क्लास में ही रखो, ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चों को एक्सपेल नहीं करना है, ठीक है। जब तक वो 8th क्लास पास नहीं कर लेता उसको स्कूल से बाहर नहीं निकालेंगे, उससे वही क्लास आप दोबारा कराओ, ठीक है। तो ये जो है वो हमारी चेंज किए गए हैं हमारी किसके अंदर, आरटी एक्ट के अंदर। ये एक और चेंज हुआ है। उसके अलावा और भी चेंजेस है और भी आरटी एक्ट के चैप्टर्स बचे हैं, 2 चैप्टर और बचे हैं, वो हम लोग फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।